तो पहला पार्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस जो है इट कैन बी डिफाइन एज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ फोरकास्टिंग द फ्यूचर प्राइस। ठीक है, एक आर्ट और साइंस है जिसके थ्रू हम किसी भी शेयर का, इंडेक्स का, कमोडिटी का, करेंसी का, क्रिप्टो करेंसी का प्राइस को एनालाइज कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में उसका क्या प्राइस होगा। कैसे? बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ द पास्ट प्राइस मूवमेंट। पास्ट में उस स्टॉक ने या उसने अंडरलाइन एसेट ने कैसा परफॉर्म किया था। ठीक है, तो उसके बिहाफ के ऊपर क्या है, हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था लाइक कि किसी शेयर का प्राइस अभी मान लीजिए 100 रुपये चल रहा है। ठीक है ना, तो आपने 100 रुपये को उसको ऊपर बाय किया। ठीक है, इसी तरह आपके जैसे बहुत सारे लोगों ने 100 रुपये को उसको बाय किया होगा। ठीक है, अब उसका प्राइस बढ़ जाता है, 110 हो जाता है, 120 हो जाता है। कुछ लोग उसको 110 पे बेच देंगे, कुछ लोग 120 पर बेच देंगे। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए उसका प्राइस 150 रुपये पे तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब 150 रुपये का होता, बहुत सारे लोगों ने उसको सेल कर दिया। ठीक है, कुछ ने 100 पे बाय करा होगा, उन्होंने 150 पे सेल किया। कुछ ने 110 पे बाय करा, उन्होंने 150 पे सेल करा। किसने 120 पे बाय करा। ठीक है, तो हर मूवमेंट के ऊपर आपको मार्केट में लिक्विडिटी मिल जाएगी। बायर एंड सेलर बहुत है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। अब कुछ लोग जो है जिनको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए वो 100 रुपये बाय करेंगे, 150 तक होल्ड करेंगे। उन्हें लगता है कि मार्केट वहाँ तक जाने का पोटेंशियल है। कुछ लोग क्या करेंगे, 100 पे बाय करेंगे, 110 पे बेच देंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, 110 पे बाय करेंगे, 120 पर बेच देंगे। कुछ लोग 120 पे बाय करेंगे, 150 तक का वेट करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए एक शेयर का प्राइस 100 रुपये शुरू होता है और 150 तक जाता है, और 150 पे जाने के बाद उसका प्राइस वापस से नीचे आने लगता है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो वापस से नीचे आया, फिर 120 के लेवल तक आया, फिर और मान लो नीचे आया, 110 तक आया, और वापस 100 रुपये तक आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास एक लेवल आ गया कि 100 रुपये इज़ द मिनिमम प्राइस और 150 रुपये इज़ द हाईएस्ट प्राइस। ठीक है, अब इस स्टॉक को आप किस प्राइस पे बाय करना पसंद करोगे, बताओ? 100 पर ना। ठीक है, अब 100 रुपये के ऊपर दोबारा आया तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल, जैसे आप सबने कहा कि हम उसको 100 पे खरीदेंगे। इसका प्राइस दोबारा 100 रुपये आया। ठीक है, हमने इसको दोबारा खरीद लिया। अब इसको इसके अंदर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? 150 पे ना। ठीक है, तो अगेन लोग इसको खरीदेंगे। अब कुछ लोग होंगे वापस 110 पे बेच देंगे, कुछ लोग प्रॉपर वेट करेंगे 150 तक जाने का। अब मान लो दोबारा ऐसा हुआ कि 150 तक गया एंड प्राइस वापस से फिर नीचे आ गया। ठीक है, क्योंकि सभी लोगों ने इसी पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग कर ली। वापस से प्राइस नीचे आएगा, अगेन किस प्राइस पर खरीदोगे? 100 पर। ठीक है, अब हमारे पास एक डेटा आ गया कि हाँ 3 बार जो है ऐसा हो चुका है कि ये प्राइस जो है 100 रुपये के ऊपर इसके अंदर डिमांड आती है और लोग इसको 100 रुपये पर खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही इसका प्राइस 150 तक जाता है, लोग इसके अंदर सेलिंग इनिशिएट करते हैं, सेलिंग प्रेशर आता है और मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो हमारी लैंग्वेज में, टेक्निकल की लैंग्वेज में इस लेवल को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल, कि मार्केट इस लेवल को पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। रेजिस्टेंस मतलब इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जा पा रहा। सेम वे इस लेवल से नीचे नहीं जा रहा। तो ये वाला जो लेवल होगा 100 रुपये का, इसको हम बोलते हैं सपोर्ट लेवल। दिस इज योर सपोर्ट लेवल, दिस इज योर रेजिस्टेंस लेवल। तो मार्केट इससे नीचे नहीं जा रही, मार्केट इससे ऊपर नहीं जा रही। तो यहाँ पर क्या है, डिमांड है, यहाँ पर क्या है, सप्लाई है। ठीक है, तो डिमांड क्या करती है, यहाँ पर जैसे प्राइस आता है वापस से इसको बाय करके प्राइस को ऊपर ले जाती है। एंड जैसे यहाँ तक पहुँच जाता है, अगेन सेलिंग प्रेशर आता है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यहाँ पर सेल करते हैं, तो प्राइस वापस से नीचे आने लगता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का जो प्राइस है, हमने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा है, डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर का अकॉर्डिंगली चलता है। किसी चीज़ में डिमांड ज़्यादा होगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा, किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगी तो उसका प्राइस डाउन हो जाएगा। जैसा आपने देखा है कि कई बार होता है ना कि टमाटर जो है वो 20 रुपये किलो भी बिकता है, और कभी कभी उसका प्राइस 200 रुपये भी पहुँच जाते हैं। कभी प्याज 20-30 रुपये मिलती है किलो के हिसाब से, कभी 100-150-200 तक भी पहुँच जाती है। तो क्या होता है कि जब, अब देखो, जब नई फसल आती है तो क्रॉप ज़्यादा है, इसका मतलब सप्लाई ज़्यादा है। ठीक है, और जब क्रॉप धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है तो क्या होता है, सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड या तो बढ़ती है उतनी ही रहती है। ठीक है, और हमारे यहाँ का होता है उल्टा होता है, प्राइस बढ़ता है तो लोग और ज़्यादा खरीदते हैं कि अभी 50 रुपये खरीद लो, कल 100 ना हो जाए तो और ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे। तो डिमांड नहीं भी होगी तो और डिमांड बढ़ा देते हैं। जो 1 किलो खरीदने वाला है वो भी 2 किलो खरीदेगा इस टाइम के ऊपर, क्योंकि सस्ती मिल रही है, उसे पता है आने वाले टाइम में प्राइस और बढ़ जाएगा। इससे और डिमांड क्रिएट होती है और प्राइस और ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है इसको हम बोलते हैं सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल। अब हमारे पास क्या है, इसी तरह का हमारे पास एक डेटा इकट्ठा होता है। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है, आपने स्कूल में पढ़ा होगा अगेन या कॉलेज में पढ़ा होगा, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ के होने की संभावना। ठीक है ना, तो मान लीजिए हमने एक कॉइन को 10 बार उछाला, टॉस किया हमने,
10 में से 7 बार हेड आता है और 3 बार टेल आता है, तो 11वीं बार आप किस चीज़ पे बिट करोगे? हम्म? 50-50 चांस है ना। क्यों? 70% उसकी एक्यूरेसी है, उसकी 30% है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते ना। ठीक है ना। अब चलो, तुम मोस्ट ऑफ द पीपल तो 7 पे करेंगे क्योंकि 7 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो 7 की क्योंकि एक्यूरेंस ज़्यादा है, हम हेड की तरफ जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं टेल नहीं आ सकता, टेल भी आ सकता है, ठीक है ना। तो क्योंकि 3 बार टेल भी आया, तो इसी तरह ये जो लेवल है ये कोई 100% गारंटी नहीं है कि ये लेवल ब्रेक नहीं हो सकता, या ये वाला जो लेवल ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है। हो सकता है इस बार आए मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दे और ऊपर चले जाए, नया लेवल मिल जाए हमें 200 रुपये का। सेम वे हो सकता है मार्केट नीचे आ जाए, इसको ब्रेक कर दे, हो सकता है 80 का नया लेवल मिल जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ पे काम करते हैं कि क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ऐसा हुआ है, इसने 100 पे सपोर्ट लिया है, तो ये हमारा एक सपोर्ट लेवल अच्छा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो इसको हम एज अ रेजिस्टेंस मान के चलेंगे, ठीक है। और जब एक लेवल जब ब्रेक हो जाता है तो फिर एक नया रेजिस्टेंस आ जाता है, फिर ये वाला रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट की तरह काम करता है, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या है? एक मेथड है फोरकास्टिंग का, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को एनालाइज करते हैं पास्ट के डेटा के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। अब जैसे टेक्निकल एनालिसिस क्या है, कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है, यहाँ पर हम सीधा प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास एक डेटा है, उस डेटा की इन्फॉर्मेशन के बिहाफ के ऊपर हम एनालाइजेशन कर रहे हैं। तो प्रेडिक्शन तो है ना कि आज बारिश होने की संभावना है, बारिश पता चलो उस दिन बारिश नहीं होती, ठीक है ना। तो वो होती है पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है कि हमारे पास ये एक सपोर्ट का लेवल है, ये डेटा है, इस यहाँ पर बायर्स आता है, यहाँ पर सेलर प्रेशर होता है, तो उसका हम डेटा के हिसाब से प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स। जैसे आजकल ये इस तरह का कोर्स चल भी रहा है ना, डेटा एनालिसिस का या फिर मशीन लर्निंग का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो उसके अंदर हम डेटा के ऊपर प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लीजिए, जैसे अपने एग्जांपल दिया कि ये क्या है, ये एक आर्ट भी है और साइंस भी है, ठीक है ना। तो जिस तरह आर्ट के अंदर होता है ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप इसके अंदर एक्सपर्ट बनेंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो पहली बार एक सर्कल बनाओगे तो प्रॉपर सर्कल नहीं बनेगा, लेकिन बार बार उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप एक परफेक्ट सर्कल बना सकते हो, ठीक है। सेम वे ये क्या है, एक साइंस भी है। तो जिस तरह साइंस के जो रूल्स होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह टेक्निकल एनालिसिस के जो कॉन्सेप्ट है वो सभी जगह अप्लाई कर सकते हो। आप उसको इंडियन मार्केट पे भी अप्लाई कर सकते हो, आप इसको अमेरिकन मार्केट पे भी अप्लाई कर सकते हो, आप इसको इक्विटी पे भी अप्लाई कर सकते हो, कमोडिटी पे भी अप्लाई कर सकते हो, करेंसी पे भी अप्लाई कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो जिस तरह साइंस की चीज़ है, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है आर्ट ऑफ साइंस। तो आर्ट भी है और साइंस भी है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, आर्ट्स भी पढ़ेंगे, इसके अंदर हम इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हम साइंस के कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, इसके अंदर मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपकी, हाँ वो है, क्या नाम है, आर्ट एंड साइंस का कॉम्बिनेशन है। अब जैसे साइंस के अंदर क्या होता है, मान लीजिए हमने क्या करा, 100 लोगों का सर्वे करा, ठीक है, और सबका टेम्परेचर चेक करा, ठीक है। अब हमने क्या करा, मतलब नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब कोई भी चीज़ बनी तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो साइंस से ड्राइव होता है। हमने 100 लोगों को बुलाया, सबका टेम्परेचर चेक करा, सबका जो नॉर्मल टेम्परेचर है 98.4, तो हमने मान लिया कि 98.5 टेम्परेचर जो होता है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। इससे ज़्यादा है तो मतलब फीवर है, इससे कम है मतलब परेशान, ठीक है कोई बात नहीं। इसी तरह मान लो हमने 100 लोगों का ब्लड प्रेशर चेक करा, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर का यूनिट आ गया कि 120/80 जो वो नॉर्मल माना जाता है, इससे ऊपर है तो मतलब बीपी हाई है, इससे नीचे है मतलब बीपी लो है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, हम एक डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। उस डेटा को एनालाइज करके हम प्रिडिक्शन करते हैं कि मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, मार्केट बहुत ऊपर जा चुकी है या मार्केट में अंदर बहुत ज़्यादा करेक्शन आ गया है। तो उसी हिसाब से हमें क्या लगता है, उस प्राइस को लगता है कि हाँ ये प्राइस एक फेयर वैल्यू के ऊपर है, इसको बाय किया जा सकता है। सेम वे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उसको बाय कर सकते हैं, राइट, ठीक है ना। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या है, हम डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर को यूज़ करते हैं। अब वो कमोडिटी पे भी हो सकता है, वो स्टॉक पे भी हो सकता है, वो इंडाइसिस पे हो सकता है, वो किसी भी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी टेक्निकल एनालिसिस के प्राइस को देखते हैं, उसका प्राइस क्या है, उसके अंदर वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ है, उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट, अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में काम करते हो तो ओपन इंटरेस्ट के ऊपर काम करना होता है, और बाकी चीज़ होती है आपकी टाइम फ्रेम, आप किस टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे हमें पता है, अगर आप इंट्राडे काम करो, इंट्राडे का मतलब होता है आज ही खरीदना और आज ही बेच देना। तो सुबह 9:15 पर मार्केट ओपन होती है, जो ट्रेड आप 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में करते हो उसको इंट्राडे बोलते हैं, आज खरीदा आज ही बेच दिया। तो उस केस के अंदर हम शॉर्ट टर्म के लिए चार्ट्स देखते हैं, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, ऑनली चार्ट डेट से। लॉन्गर टाइम फ्रेम होता है तो फिर हम डेली पे जा सकते हैं और वीकली पे जा सकते हैं, मंथली प्राइस के ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि क्या होता है कि
जब हम एनालिसिस करते हैं तो एक जो चीज़ होती है वो होती है टेक्निकल, जो कि हम अभी देख ही रहे हैं। दूसरा जो एनालिसिस होता है वो होता है आपका फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, प्राइस एक्शन को स्टडी नहीं करते, हम कंपनी को देखते हैं, एक कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, ठीक है ना। एक कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स कैसा है, कंपनी के एनुअल रिजल्ट्स क्या है, कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसको लॉस कितना हो रहा है, उसको किस सेक्टर की है, वो कैसा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें कंपनी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि उसका प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या एक्टिविटी, कितने बायर्स हैं कितने सेलर हैं, उसी हिसाब से उसके अंदर क्या मूवमेंट आ रही है, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम फोकस करते हैं वाई। तो किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस मान लो अगर 1500 रुपये चल रहा है, तो फंडामेंटल वाला जो एनालिसिस होता है वो कहेगा कि 1500 क्यों चल रहा है, वो काम करता है वाई फैक्टर के ऊपर, ठीक है, कि इस शेयर का प्राइस 1500 है तो क्यों है, ठीक है। और टेक्निकल एनालिसिस जो है वो काम करता है व्हाट के ऊपर, व्हाट वाज द प्राइस, किसी शेयर का प्राइस क्या था, क्या है और क्या होगा, ठीक है। तो हम काम करते हैं व्हाट के ऊपर, वाई के ऊपर फोकस नहीं करते। तो जो टेक्निकल एनालिसिस है बेसिकली अगर हम उसकी बात करें तो उसका जो शुरुआत है वो करी थी चार्ल्स डाउ नाम के पर्सन से, ठीक है। इनको बोला जाता है इज द फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो इसकी कुछ थ्योरी थी जिसको हम बोलते हैं डाउ थ्योरी, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो फुली बेस्ड है डाउ थ्योरी के ऊपर। डाउ थ्योरी आपको ये बताती है कि मार्केट के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली ही मार्केट जो है वो चलती है, ठीक है। जैसे नॉर्मल चीज़ पहली जो पार्ट है वो है प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। किसी भी शेयर का जो प्राइस है, ठीक है, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंक्लूड होती है, ठीक है। कि मान लो किसी कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, किसी कंपनी के बुरे रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें किसी भी शेयर के प्राइस को अफेक्ट करेंगी, ठीक है। तो मार्केट के अंदर क्या है, मार्केट के अंदर एक अलग अलग तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं। पार्टिसिपेंट मतलब कौन कौन शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है। तो कौन कौन मार्केट में ट्रेडिंग करता है, एक तो आपके एफ होते हैं, एफ होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन वाले, डी होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, ठीक है। इसके अलावा एच होते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ठीक है। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर होते हैं हम जैसे लोग, ठीक है। और कौन कौन होते हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं, टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, स्पेकुलेटर होते हैं, जुआरी टाइप के जो लोग होते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है भाई ये स्टॉक भाग रहा है, इसके अंदर पैसा डाल दो, ठीक है। तो मार्केट का एक सम होता है, सभी तरह के मार्केट के अंदर लोग होते हैं। कुछ लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होंगे, कुछ लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होंगे, कुछ लोग इंट्राडे वाले होंगे, कुछ लोग स्कैल्पिंग करने वाले होंगे, ठीक है। तो सभी तरह के लोगों को मिलाकर एक तरह की मार्केट बनती है, ठीक है। सभी का अलग अलग व्यू, जैसे मैंने आपको बताया कुछ लोग 100 रुपये पे खरीद कर 150 तक का वेट करेंगे, कुछ लोग 110 पे बेच देंगे, ठीक है। तो सभी तरह के मार्केट के अंदर लोग हैं। तो प्राइस जो चल रहा है वो हर चीज़ को डिस्काउंट करके चलता है, ठीक है। प्राइस जो है किस चीज़ को प्रोडिक्ट नहीं कर सकता, जो चीज़ अननेचुरल है, जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक आ जाए तो उसको हम प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, सुनामी आ जाए उसको हम प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए उसको हम प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीज़ जो मार्केट के बाहर है उन चीज़ों को मार्केट डिस्काउंट नहीं करती, मार्केट हर चीज़ को डिस्काउंट करती है। तो कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो स्टॉक का प्राइस मूव करेगा, कंपनी के बुरे रिजल्ट्स आएंगे तो स्टॉक का प्राइस मूव करेगा, ठीक है। तो जो जो चीज़ें जो जो फैक्टर मार्केट के प्राइस को अफेक्ट करती है, मार्केट उसको पहले से ही एज्यूम करके चलती है। मार्केट को पता है अच्छे रिजल्ट आएंगे तो मार्केट अच्छी जाएगी, बुरे रिजल्ट आएंगे तो बुरे रिजल्ट आएगी। कोई भी अनाउंसमेंट होती है अमेरिका की तरफ से उसका असर पड़ेगा, डॉलर का प्राइस बढ़ेगा उसका असर मार्केट पर पड़ेगा। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं। हाँ बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंसमेंट करी हम टैरिफ लगा देंगे, मार्केट क्रैश हो गई, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, वो सारे काम करते हैं। दूसरी चीज़ है कि प्राइस जो है वो मूवमेंट्स आर नॉट टोटली रैंडम। किसी भी चीज़ का जो प्राइस है वो रैंडम नहीं होता। रैंडम क्या है कि आज किसी चीज़ का प्राइस मान लो 100 रुपये है, कल वो 10 रुपये की थोड़ी ना हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह मान लो आज 100 रुपये प्राइस है, कल अचानक से 200-300 तो नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो प्राइस जो होता है वो हमेशा ट्रेंड में चलते हैं। मार्केट जो है इस तरह ट्रेंड में चलती है, कभी स्ट्रेट अवे ऐसे नहीं जाएगी लिफ्ट की तरह ऊपर, या ऐसे नहीं जाएगी, ठीक है। तो मार्केट हमेशा ऊपर जाती है, थोड़ा सा करेक्शन आता है, फिर ऊपर जाती है, फिर थोड़ा करेक्शन आता है, फिर ऊपर जाती है, फिर थोड़ा करेक्शन आता है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रेंड। मार्केट हमेशा ट्रेंड को फॉलो करती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं बताया व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट देन वाई, तो टेक्निकल इसके अंदर हम व्हाट के ऊपर फोकस करते हैं कि करंट प्राइस क्या था, क्या है, क्या था और क्या होगा, ठीक है। तो मार्केट में जैसे मैंने बताया 3 तरह के आपके ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। अप ट्रेंड के अंदर मार्केट इस तरह से ऊपर जाती है, डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट इस तरह से नीचे आ रही होती है, और साइडवेज के अंदर मार्केट क्या होती है, एक रेंज में ट्रेड करती है, उसको हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट, जस्ट लाइक दिस। तो एक रेंज बन जाती है, उस रेंज के अंदर मार्केट घूम रही होती है।
इसके अलावा हम क्या करते हैं, टॉप टू डाउन एनालिसिस करते हैं। जब भी हमें ट्रेडिंग करनी होती है पहले हम ब्रॉडर टाइम फ्रेम देखते हैं, उसके बाद फिर मीडियम टाइम फ्रेम, फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम। तो जैसे लाइक हम पहले मंथली चार्ट देखेंगे, फिर वीकली चार्ट देखेंगे, फिर डेली टाइम फ्रेम देखेंगे, देन हम इंट्राडे में काम करेंगे। ठीक है, तो उससे हमें एक मार्केट के डायरेक्शन का या ट्रेंड का पता चलता है। ट्रेंड के बारे में कहा जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के डायरेक्शन में काम करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर काम करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपको नुकसान होगा। जैसे पतंग उड़ाते हैं ना, तो जहाँ की हवा होगी उसी डायरेक्शन में तो आप पतंग उड़ाओगे तभी तो पतंग उड़ेगी, अदरवाइज पतंग जो है उड़ नहीं पाएगी। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस किस चीज़ पे काम करता है, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, प्राइस मूव विद ट्रेंड, प्राइस हमेशा ट्रेंड में काम करते हैं। और दूसरा, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ। तो जो चीज़ पास्ट में हुई थी वो दोबारा फ्यूचर में होगी। स्टॉक अगर यहाँ पे था, ऊपर चला गया तो वापस करेक्ट हो गया, कभी ना कभी यहाँ पर ज़रूर आएगा। अभी नहीं आएगा, एक हफ्ते बाद आएगा, एक महीने बाद आएगा, एक साल बाद आएगा, 5 साल बाद आएगा ज़रूर। ठीक है, यहाँ तक अगर गया था तो हो सकता है वापस भी ये आए। ठीक है, तो हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, जो चीज़ पास्ट में हुई है वो फ्यूचर में भी होने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन चांसेस क्या है, वो एक पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, चांसेस होते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा नॉर्मली एक ओवरव्यू टेक्निकल एनालिसिस का। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, हम काम करते हैं यहाँ पर कैंडल्स के ऊपर। ठीक है, तो डाउ थ्योरी अलग से पूरा एक चैप्टर है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे तो फिर दिमाग के ऊपर से जाने लगेगा। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल शुरू करते हैं कैंडल्स के ऊपर। ठीक है ना, तो जो भी हमने मार्केट के अंदर अभी देखी चार्ट के ऊपर, तो चार्ट के ऊपर हम प्राइस इन्फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल्स। ठीक है, तो पुराने ज़माने के अंदर ब्लैक एंड वाइट हुआ करता था, तो कैंडल से कलर जो होते वो भी वाइट और ब्लैक हुआ करते थे। तो इस तरह चेस होते ना, चेस के अंदर वाइट और ब्लैक कलर के मोहरे होते थे, उसी तरह उस टाइम के ऊपर ब्लैक और वाइट कलर की कैंडल हुआ करती थी। आज के टाइम में जो है ग्रीन और रेड कलर की कैंडल होती है। तो ग्रीन मतलब पॉजिटिव, रेड मतलब नेगेटिव। यहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं बुलिश एंड बेरिश। तो ग्रीन मतलब बुलिश एंड रेड मतलब बेरिश। ठीक है, तो कैंडल जो होती हैं ये वन ऑफ द टाइप ऑफ चार्ट है। ठीक है, टाइप ऑफ चार्ट मैंने आपको बताया, लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है। ठीक है, और भी कई तरह के पैंड एंड फिगर चार्ट है। उन सबसे अच्छा जो होता है वो हमारा कैंडल स्टिक होता है, क्योंकि कैंडल्स के अंदर पूरी प्राइस की इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो अगर हम देखें कैंडल्स पर ही आ जाते हैं डायरेक्टली, ये आपका लाइन चार्ट है, ये आपके बार चार्ट है। ठीक है, सेम वे हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे कैंडल्स के ऊपर। ठीक है, तो कैंडल के अंदर क्या है, जैसे आप देख सकते हैं दो तरह की कैंडल है, एक आपकी वाइट कैंडल, वाइट मतलब ग्रीन, और रेड मतलब ब्लैक। ठीक है, तो किसी भी कैंडल के अंदर क्या होता है, चार चीज़ होती है। एक उसकी रियल बॉडी, जो उसकी बॉडी होती है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रही है, ये इसकी बॉडी है। ठीक है, इसके अलावा इसका अपर शेडो या अपर विक बोल सकते हैं, एंड लोअर शेडो जो कि लोअर विक। ठीक है, इसके अलावा इसका ओपन प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, तो मान लीजिए इसका ओपन प्राइस नीचे है एंड क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, हाई हमेशा ऊपर रहेगा, लो हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई कैंडल 100 रुपये के ऊपर ओपन होते हैं किसी शेयर का प्राइस, तो ये बन गया उसका ओपन प्राइस। 95 का मान लीजिए वो लो लगाता है, ये बन गया उसका लो। ठीक है, उसके बाद बायर्स आते हैं, प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, एक हाई बनाता है, मान लीजिए 125, और मार्केट वापस से आकर 120 के ऊपर बंद हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी एक कैंडल बनेगी। ठीक है, तो इसके अंदर 95 हमारा लो है, ओपन प्राइस हमारा 100 था, और क्लोज कहाँ पर होती है, 120 ऊपर। तो क्लोजिंग प्राइस ओपन प्राइस से ज़्यादा है, तो ये आपकी ग्रीन कलर की या वाइट कलर की कैंडल बनेगी, या बुलिश कैंडल इसको बोलेंगे। उल्टा होता है, अगले दिन मार्केट मान लो यहाँ पर ओपन होती है 125 के ऊपर, ये इसका ओपन प्राइस है। ठीक है, 120 भी मान लेते हैं। ठीक है, ये इसका ओपन प्राइस है, ऊपर जाने की कोशिश करती है, मान लो 125 तक जाती है, ये इसका हाई बन जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है, मार्केट वापस से नीचे आती है, एक बड़ी सी कैंडल बनती है मान लो। ठीक है, और एक लो बनता है, लो बनता है मान लीजिए 85 रुपीज़ का। ठीक है, और वापस से मार्केट आकर 90 रुपीज़ पर या 100 रुपये पर बंद हो जाती है, तो ये बन जाएगा इसका क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, अब ओपन प्राइस हमारा ज़्यादा था और क्लोजिंग प्राइस हमारा कम था, तो ये बनेगी आपकी रेड कलर की या ब्लैक कलर की कैंडल, जिसको हम बोलते हैं बेरिश। ठीक है, तो दो तरह के जानवर होते हैं ना, बुल और बेयर, उनसे इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो एक होता है आपका बुल। ठीक है, तो बुल और बेयर इन्हीं के बीच का गेम है, जो फाइट होती है ये बुल और बेयर के बीच में। ठीक है, तो बुल से बना है बुलिश और बेयर से बना है बेरिश। ठीक है, अब आपने देखा हो जो बुल होता है बेसिकली वो क्या करता है, अपने सींगों से अटैक करता है और प्राइस को
मतलब विक्टिम को ऊपर की तरफ उछालता है, ऐसे तो होता है अटैक करके उछाल दिया ऊपर को, ठीक है। और जो बेयर होता है भागू हुए करता है, अपने पंजों से अटैक करता है, दो पैरों पर खड़ा होगा ऐसे अटैक करता है, ठीक है। तो उसका काम है प्राइस को नीचे की तरफ पुश करना, बुल का प्राइस है काम को ऊपर की तरफ पुश करना, ठीक है। तो ये होती है हमारी कैंडल स्टिक, ठीक है। तो कैंडल स्टिक का काम होता है प्राइस इंफॉर्मेशन को चार्ट के ऊपर दिखाना, ठीक है। तो किसी भी शेयर का प्राइस ओपन क्या हुआ, हाई क्या हुआ, लो क्या हुआ, क्लोज क्या हुआ, उस हिसाब से ये सारी कैंडल्स बनती है, ठीक है। अब दो तरह की कैंडल हो गई, एक रेड और एक ग्रीन, बुलिश और बेरिश, ठीक है ना। तो इसमें हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन छुपी है, जस्ट लाइक दिस। तो ये ओपन प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है। ओपन प्राइस नीचे है, क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, तो ये वाइट बनेगी या ग्रीन बनेगी, ठीक है। ओपन प्राइस ऊपर है, क्लोजिंग प्राइस नीचे है, तो ये बेरिश बनेगी या ब्लैक बनेगी, ठीक है। तो ये हो गई ग्रीन, ये हो गई आपकी रेड या ब्लैक, ठीक है। या तो ये वाइट होगी या ग्रीन होगी, या फिर रेड होगी या फिर ये ब्लैक होगी, सिंपल। ये बुलिश है, ये बेरिश है। तो अभी हम पढ़ेंगे बहुत सारी कैंडल्स, ठीक है। हर कैंडल की अलग अलग, अब जैसे आप चार्ट पर आप देखोगे तो यू कैन सी यहाँ पर कुछ कैंडल काफ़ी बड़ी हैं, कुछ कैंडल काफ़ी छोटी हैं, कुछ कैंडल के अंदर शेडो काफ़ी बड़ी है, कुछ कैंडल के अंदर शेडो छोटी है, कुछ कैंडल की बॉडी बहुत छोटी है, कुछ की बॉडी बहुत बड़ी है। तो हर एक कैंडल जो बनती है उसका अलग अलग नाम होता है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है। ये कैंडल बनी है, इसका अलग नाम है, ये कैंडल बनी है, इसका अलग नाम है। तो ये कैंडल बनी है तो क्या होने की पॉसिबिलिटी है, वो सब हमें आपको देखते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली अगर हम देखें किसी भी कैंडल को, ठीक है, तो अगर एक नॉर्मल कैंडल है, ठीक है, वापस हम आते हैं, ऐसी कैंडल, इसके अंदर क्या है, चारों तरह के आपके डेटा पॉइंट है। ओपन प्राइस भी है, ठीक है, ओपन प्राइस यहाँ पर है, ठीक है, ये इसका लो है, ये इसका हाई है, और ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है ना, जस्ट लाइक दिस। तो आपके पास चारों पॉइंट है। कुछ कुछ कैंडल आपको ऐसी दिखाई देगी जिसके अंदर अपर शेडो भी नहीं होगी, लोअर शेडो भी नहीं होगी, ठीक है। कुछ ऐसी कैंडल होगी जिसके अंदर अपर शेडो होगी या अपर शेडो नहीं होगी, लोअर शेडो होगी, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कुछ कैंडल का साइज़ आपको छोटा सा देखने को मिलेगा, कुछ कैंडल का अंदर आपको बॉडी देखने को नहीं मिलेगी, ऐसी भी हो सकती हैं। तो दे आर मल्टीपल टाइप ऑफ कैंडल्स, ठीक है। तो वो सारी कैंडल्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे पहले एक एक करके, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर देखें, ये मेरी प्रोफाइल है इंस्टा के ऊपर, ये मैंने सभी तरह की कैंडल्स को यहाँ पर उनकी इमेजेस बनाकर डाल रखी है, ठीक है। तो कैंडल्स भी हैं, चार्ट पैटर्न भी हैं, ये सारे चार्ट पैटर्न हैं, ये भी सारे हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो दिस इज़ योर फर्स्ट कैंडल जो भी हमने देखी, ठीक है। तो ये इसका ओपन प्राइस है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, ये इसका हाई है, ये इसका लो है। तो दिस इज द बुलिश कैंडल एंड दूसरी वाली जो है दैट इज द बेरिश कैंडल, ठीक है। अब आपकी जो बुक है, ये जो बुक है इसके अंदर कुछ लिमिटेड कैंडल्स दे रखी है, ठीक है। बाकी एक्चुअल में बहुत सारी कैंडल्स हैं, तो उन सारी कैंडल्स को हम यहाँ पर धीरे धीरे पढ़ेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी इन्होंने सिर्फ हैमर दे रखी है, हैमर हमारी अभी बाद में आएगी, ठीक है। तो पहली जो कैंडल जो आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है ना, इतना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके, ठीक है। जैसा भी हम यहाँ पर देख सकते हैं लाइक दिस वन, ठीक है। तो फर्स्ट जो कैंडल है उसको हम बोलते हैं दिस वन, दिस इज नोन एज मारुबुजू कैंडल। अब ये जितनी भी जो कैंडल्स है बेसिकली ये सारी जैपनीज नेम है इनके, ठीक है ना। कैंडल की शुरुआत जो हुई थी वो जापान से हुई थी। जापान के एक पर्सन थे मुने हिसाहोमे के नाम से, ठीक है, मुने हिसाहोमा, ये एक पर्सन थे, राइस मर्चेंट थे, ठीक है। तो इन्होंने कैंडल स्टिक की शुरुआत की थी, ठीक है, दिस वन पर्सन। तो ये जो थे बेसिकली जापान के एक राइस मर्चेंट थे, ठीक है। और उस टाइम के ऊपर जैसे इंडिया के अंदर चल रहा है ना इशूज चलता है ना एमएसपी का, इसी तरह वहाँ पर भी इसी तरह की प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है। तो वहाँ के जो वो थे मर्चेंट थे, वो क्या कहते थे, जो फार्मर्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है, और उनको फेयर प्राइस नहीं देते। अब जापान के अंदर ज़्यादातर लोग चावल खाते हैं, तो राइस की खेती होती थी वहाँ पर, और राइस ही मर्चेंट हुआ करते थे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था कि जो मर्चेंट बड़े बड़े व्यापारी थे उन्होंने अपना एक कार्टेल बना लिया था, मतलब मोनोपोली स्थापित कर ली थी एक तरीके से, ठीक है। तो मान लीजिए कुछ किसान हैं, ठीक है, और कुछ मर्चेंट्स हैं। अब जो मर्चेंट हैं उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया कि हम जो है किसानों से लो प्राइस के ऊपर चावल खरीदेंगे, हाई प्राइस पे नहीं खरीदेंगे, ठीक है। अब नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब भी कोई, अगर आप किसी गाँव वगैरह से बिलोंग करते हैं, तो जो किसान होते हैं वो अपने सारे अनाज को काट कूट के मंडी में ले जाते हैं,
और मंडी में ले जाकर अपने अनाज को बेचते हैं। और उनका मेन काम क्या है, एग्रीकल्चर है, तो वापस आकर उनको खेती करनी होती है, तो वो अपने सामान को, माल को ले जाकर गोदाम में, मतलब मंडियों में ले जाकर बेचते हैं। ठीक है, अब वहाँ पर क्या था, सेम वे जो फार्मर्स थे वो अपने मर्चेंट सामान को लेके जाते हैं मंडी के ऊपर। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई चावल है, ठीक है, तो उन्होंने पूछा रेट क्या चल रहा है चावल, तो उन्होंने बोला 100 रुपये। तो मर्चेंट ने कहा जी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, वही डिमांड एंड सप्लाई, तो उन्होंने आर्टिफिशियली ऐसे बोलते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो उन्होंने क्या बताया, वो एक गंदी से वैल्यू लगाते हैं, हम तो 70 रुपीज़ देंगे, 70 रुपीज़ पे बेचना है तो बताओ। उन्होंने कहा नहीं बेच रहे। ठीक है, तो एक दिन डील नहीं हुई। अब किसान बैठा है मंडी के अंदर, पहले दिन किसी का भी सामान नहीं बिका, क्योंकि सब ने, मर्चेंट ने क्या करा, एक ग्रुप बना लिया कि हमें नहीं खरीदना, 100 रुपये तो बिल्कुल नहीं खरीदना। अगले दिन क्या होता है, किसान डर के मारे प्राइस कम कर देता है, पूछता आज का रेट क्या है, उसने कहा 90 रुपीज़। उनका नहीं खरीदी, हम तो 70 पे लेंगे, 70 पे देना है, किसान ने कहा नहीं। दूसरा दिन भी बीत जाता है, तीसरा दिन आता है, पूछता है आज का रेट क्या है, उसने कहा 80, और कम कर दिया उसने कि चलो 80 पे ही मिल जाए। मर्चेंट ने कहा नहीं मैं तो 70 पे लूँगा। अब किसान को पैनिक क्रिएट होता है कि भाई 2 दिन हो गए, तीसरा दिन बिक गया, मेरा तो माल ही नहीं बिक रहा, तो सामान को क्या करेंगे। आपने देखा पीछे इंडिया के अंदर भी हुआ था, लोग आलू की सड़कों पे फेंक रहे थे, टमाटर की सब्जी उप रहे, कि उनको खेतों से मंडी में ले जाने की कॉस्टिंग उससे ज़्यादा पड़ रही थी। 2 रुपये किलो आलू बिक रहा था उस टाइम, आज भी 10 रुपये बिक रहा है। ठीक है, और कभी कभी 50 रुपये भी बिक जाता है, तो उनको वो इतना पैसा नहीं मिल रहा था। इसी वजह से तो होता है ना, किसान आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, क्योंकि उनको इतना प्रॉफिट ही नहीं हुआ। उन्होंने पूरी मेहनत करी, साल भर फसल बनाई, उस चक्कर के बाद उन्होंने जब बेचने का तो उनको पैसे नहीं मिले। अब उनका तो सारा जो घर है, सारा जो फाइनेंशियल है खर्चा उसी पर ऊपर डिपेंड है, प्लस दोबारा से मार्केट उसके अंदर खेती करनी है, दोबारा से फसल लगानी है, दोबारा से बीज चाहिए, सब कुछ करना है, री इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर उनको पैसा नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो परेशान होंगे, सुसाइड करेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे। ठीक है, तो सेम चीज़ वहाँ पर हुई। अब क्या करा वो अगेन, तो जब तीसरा दिन आया तो उन्होंने क्या करा कि आज 70 रुपीज़ के ऊपर सारा माल लिया। अब उन्होंने ये इस चीज़ को एक हैबिट बना लिया कि हम हर साल यही करेंगे और लो रेट के ऊपर जो है चावल को खरीदेंगे। ठीक है, तो ये जो पर्सन था मोनो सोमा, ये भी एक मर्चेंट था। इसने क्या करा, मंडी के अंदर बैठा और 15 साल तक रिसर्च करी। आप देखोगे इसका डेटा, तो 15 साल तक इसने रिसर्च करी और रोज़ क्या करता, मंडी में बैठकर चावल के प्राइस का लिखता कि आज का प्राइस क्या है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है डिमांड सप्लाई, कभी कभी 100 रुपये वाला चावल 150 200, जैसे टमाटर वाली बात है, 20 रुपये 30 रुपये 40 50 100 रुपये तक पहुंच जाता है। तो उसने क्या किया, रोज़ उसको लिखता रहा प्राइस को कि आज का प्राइस क्या है, 5 दिन का प्राइस क्या है, 1 महीने बाद क्या प्राइस क्या है, या पूरे अगर साल की बात करें तो महीने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में उसका प्राइस क्या था। तो उस पूरे प्राइस को, एक्शन को उसने इसी हिसाब से, ओपन हाई लो क्लोज, कि आज मंडी खुली तो ये प्राइस था, दिन भर का हाईएस्ट प्राइस ये था, दिन भर का ये प्राइस लोएस्ट प्राइस ये था, और जब मार्केट बंद हुई तो ये प्राइस था। 15 साल की उसने एक पूरी डायरी बनाई और उस डायरी के हिसाब से उसने इस तरह की कैंडल्स बनाना चालू करी प्राइस के हिसाब से। ठीक है, तो उस हिसाब से उसने वो कैंडल बनाई। फिर उसके पास एक पूरा डेटा इकट्ठा हो गया 15 साल का। अब उसने क्या करा, ये स्कैम करा पूरा एक तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम उसने क्या करा, जब पूरा उसका डेटा इकट्ठा हो गया, वो मर्चेंट के पास जाता है, मतलब किसानों के पास जाता है और उनसे फेयर वैल्यू जो भी होती है 100 रुपये के हिसाब से मानो चावल खरीद लिया। अब वो तो मर्चेंट तो वही कर रहे थे अपना वाला सिस्टम। ठीक है, अब उसने मोनालिसा ने क्या करा, पूरे के पूरे चावल का स्टॉक खरीद लिया सारे किसानों से। ठीक है, अब लोग जो बाकी मर्चेंट है वो कहने भी लगे भाई तो पागल हो गए, इतने महंगे रेट पर खरीद रहे हो, हम तो 70 में दिला देंगे तुम्हें। उसने कहा नहीं, ये खरीदने दो, कोई बात नहीं। उसने खरीदे 100 रुपये के हिसाब से चावल। उसके बाद अब क्योंकि सारा स्टॉक उसके पास था, अब उसने अपने रेट के ऊपर उनको बेचा मर्चेंट से। तो मर्चेंट आए, भाई हमें चावल चाहिए। उसने कहा जी चावल तो नहीं है, सबने बेच दिए सारे किसानों अपने भाई, आप तो उससे ले लो मोनालिसा से। उसने कहा क्या रेट है, उसने बोला 150 रुपये, या जो भी अपना वैल्यू बताई। अब क्योंकि सबको मर्चेंट को चावल की रिक्वायरमेंट थी तो उन्हें हाई प्राइस के ऊपर उससे खरीदना पड़ा। तो अगर आप कैलकुलेट करें, देखिए विकीपीडिया की इन्फॉर्मेशन है कि उसने 10 बिलियन रुपए कमाए थे इस तरीके से। कब? 1755, 18वीं सेंचुरी के अंदर। कितने टाइम फ्रेम में? ठीक है, अब ये तो शायद 10 साल या 20 साल का कुछ डेटा था। अब इसने क्या करा, देखिए कहानी क्या है कि उस टाइम के ऊपर ना तो मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे, ना ही टेलीफोन हुआ करते थे, ट्रंक कॉल वगैरह शायद हो या ना हो पता नहीं। ठीक है, तो उसने क्या करा, एक आदमियों का नेटवर्क बनाया। ठीक है, तो 2 सिटीज़ हैं, सकाता और ओसाका। ठीक है, जापान की 2 सिटीज़ हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 600 किलोमीटर का है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन करने के लिए कि प्राइस क्या चल रहा है, उसने हर 6 किलोमीटर के ऊपर एक आदमी को खड़ा कर दिया। अब एक दिन में आदमी 6 किलोमीटर आराम से चल सकता है। ठीक है,
तो 6 किलोमीटर एक आदमी चल के धर जाता, वो उसको प्राइस बताता, वो उसको प्राइस बताता, वो उसको प्राइस बताता। इस तरह 600 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने 6 किलोमीटर के आदमियों के नेटवर्क से वो करा, उसको प्राइस की इन्फॉर्मेशन मिलती कि हाँ जी उस मंडी के अंदर प्राइस ये है, वहाँ पर माल बेचना है। तो इस तरीके से उसने 10 बिलियन रुपए कमाए थे उसके अंदर। उसके बाद में जो है हाँ, जापान की गवर्नमेंट के अंदर ने उस इसको एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र रखा था इसको गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो ये इसकी हिस्ट्री है, ठीक है। अब इसने वो सारी कैंडल स्टिक जो पैटर्न है उनको मार्केट के अंदर मतलब अप्लाई करा। तो उसके बाद क्या है, अब क्योंकि ये जैपनीज लैंग्वेज में थी, ठीक है, तो एक और पर्सन था स्टीव नेल्सन के नाम से, उसने एक अमेरिकन मतलब जापानी, वो तो अमेरिकन था, तो उसने अपने जैपनीज फ्रेंड के साथ मिलकर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, और उसकी बुक जो है वो अभी भी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। स्टीव नेल्सन की ये बुक है, ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है, ठीक है, कैंडल स्टिक के नाम से ये रहा, ठीक है। तो ये जितनी भी जो कैंडल्स स्टिक होती हैं बेसिकली वो सारी, इसलिए मैं बताना चाहता था इनका जो नाम है वो जैपनीज नेम है, ठीक है। जैसे मारुबुजू, तो मारुबुजू एक जैपनीज नेम है, डोजी एक जैपनीज नेम है, तो जितनी भी टर्मिनोलॉजी आप देखोगे वो सारे जैपनीज नेम होंगे, ठीक है। तो उनका इंग्लिश में कुछ और मतलब हो सकता है, हिंदी में जैसे हरामी कैंडल है, तो हरामी हमारे यहाँ गाली मानी जाती है, उनके हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन, एक लेडी जो प्रेग्नेंट हो उसको हरामी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह की कैंडल होती है। तो फर्स्ट कैंडल जो है जो आज हम अभी पढ़ रहे हैं इसका नाम है मारुबुजू, ठीक है। तो कैंडल दोनों तरह की होंगी, बुलिश और बैरिश दोनों नेचर की होंगी, ठीक है। अब मारुबुजू जो होते हैं जापान में उसको बोलते हैं गंजे को, टकला गंजा, जिसका सर पे बाल नहीं होते, ठीक है। तो इसके शेडो नहीं है इसलिए ये गंजा है, ठीक है। तो इस तरह से को रिलेट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर आपको अपर शेडो भी नहीं मिलेगी एंड लोअर शेडो भी नहीं मिलेगी, इसलिए इस कैंडल का नाम है मारुबुजू, ठीक है। अब मारुबुजू जो होती है बेसिकली वो क्या करती है, मार्केट में स्ट्रेंथ को दिखाती है, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या दिखा रही है कि यहाँ पर ओपन प्राइस इज इक्वल टू लो प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस इक्वल टू हाई प्राइस, ठीक है। तो ये कब होता है, जब मार्केट के अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज़ होती है, ठीक है। तो मान लीजिए वापस हम आते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। तो मारुबुजू कैंडल कब बनती है कि जब, अगर हम यहाँ पर देखें, ओपन प्राइस कंडीशन क्या है, ओपन प्राइस इक्वल टू द लो प्राइस, ओपन प्राइस और लो प्राइस दोनों सेम होंगे और हाई प्राइस और क्लोजिंग प्राइस आपके सेम होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस 100 रुपये के ऊपर ओपन होता है और उसके बाद जो ओपन प्राइस है मार्केट उससे नीचे गई नहीं, प्राइस उससे नीचे नहीं गई, मतलब कोई और सेलर था नहीं जो उसको 100 रुपये के ऊपर बेचना चाहता, मतलब 100 रुपये एक ऐसा प्राइस था उससे नीचे मार्केट गई नहीं, तो ओपन और लो सेम हो गया, ठीक है। अब क्योंकि सेलर नहीं है इसका मतलब मार्केट में क्या है, बायर्स का प्रेशर है, तो लोग क्या कर रहे हैं, हर प्राइस के ऊपर जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है उसको खरीदने के लिए तैयार हैं, तो जैसे जैसे पैसे बढ़ रहा है और प्राइस बढ़ रहा है लोग उसको खरीद रहे हैं और इंटायर डे पूरे दिन मार्केट के अंदर बाइंग रहती है और मार्केट अपने हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर आकर बंद हो जाती है, जो उसका हाई पॉइंट है वहीं पर आकर बंद हो जाती है। तो ओपन इज इक्वल टू लो एंड क्लोजिंग इक्वल टू हाई प्राइस के ऊपर ही आकर मार्केट बंद हो जाती है। इसका मतलब मार्केट बंद होते होते किसी भी इंसान ने उसको सेल करने की कोशिश नहीं करी, मतलब प्राइस जो है अपने हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आया ही नहीं, ठीक है। तो अपर शैडो भी नहीं बनी एंड लोअर शैडो भी नहीं बनी। तो इस तरह की जब कैंडल्स होती है, जब हम देखें कि एक बड़ी कैंडल बने तो वो मार्केट में स्ट्रेंथ दिखाती है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है या कोई पॉजिटिव न्यूज़ है जिसकी वजह से मार्केट भाग रही है। अब ये कब हो सकता है, मान लो किसी कंपनी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, उल्टा कब हो सकता है, मार्केट के नेगेटिव रिजल्ट्स आए, या इलेक्शन के टाइम के ऊपर हो सकता है कि मान लो बीजेपी इलेक्शन जीत गई तो अच्छी न्यूज़ है मार्केट ऊपर भागी, या अच्छी सीटें नहीं मिली तब ऐसा हो सकता है, ठीक है। या बजट आता है तो अच्छा बजट आया तो उसके अंदर मार्केट रिएक्ट करेगी, या गंदा बजट आया तो उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगी, या किसी सेक्टर के अंदर कोई अच्छी न्यूज़ आई, ठीक है। जैसे मान लो सोलर एनर्जी के ऊपर बोला पीएम ने कि हाँ जी हम सोलर एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे, तो सोलर एनर्जी के शेयर्स भाग जाएंगे। ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे तो ग्रीन एनर्जी के शेयर भाग जाएंगे, या ऑटो सेक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर फोकस करेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के शेयर जो है वो सारे भाग जाएंगे। तो कोई भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, या जैसे अभी टैरिफ का चक्कर है चल रहा है, ठीक है, या वॉर हो जाती है, जैसे पीछे लड़ाई हुई थी इसराइल की और ईरान की लड़ाई हो गई, या हमास की और उसकी हो गई,
फिलिस्तीन वाली जो चल रही थी, ठीक है, या कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप की वॉर हो सकती है, या कोई भी पैनिक होता है, कोई भी टैरिफ हो सकता है, कोई भी नेगेटिव रिजल्ट्स हो सकते हैं, जैसे अदानी के साथ हुआ था, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसका पूरा शेयर क्रैश हो गया। तो कोई भी अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो इसका मतलब मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा है और मार्केट के अंदर बड़ी कैंडल बनेगी इस तरीके की, ठीक है। और अगर नेगेटिव न्यूज़ है तो स्टॉक का प्राइस जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। जैसे रिसेंटली इंडिगो के साथ हुआ था, इंडिगो का देखी थी न्यूज़ आपने, ठीक है ना। तो जब इंडिगो का अभी इशू चल रहा था तो उस केस के अंदर क्या था कि उसका शेयर का प्राइस काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इंडिगो, ठीक है। यहाँ से आप देखो, यहाँ से स्टॉक का प्राइस गिरना चालू हुआ और लगातार गिरता गया गिरता गया गिरता गया, ठीक है। तो 6,000 के आसपास का स्टॉक गिर गया, कितना आ गया था, 4600 का इसने लो गया था, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी, लोगों को जो है टिकट्स नहीं मिल रहे थे, एयरपोर्ट के ऊपर लाइनें लग रही थी, ठीक है, फ्लाइट्स कैंसिल हो जा रही थी, ठीक है, नेगेटिव न्यूज़ थी, उस वजह से मार्केट गिरती गिरती गिर जाए थी। अब इस बीच में कुछ कुछ जगह आपको हो सकता है उस तरह की मारू बुजू मिल भी जाए, जैसे यहाँ पर आप देखें इसके अंदर है, ठीक है, यहाँ पर ये और बुलिश है, ठीक है। तो बहुत सारे इस तरह के फैक्टर हो सकते हैं जहाँ पर आपको इस तरह की कैंडल देखने को मिल सकती है। सेम में कोई पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है, उसके लिए भी मिल सकता है। या जैसे अभी अदानी का अगर मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक अदानी जो एंटरप्राइजेस के साथ जब सीन हुआ था, ठीक है, तो स्टॉक उसका काफ़ी ज़्यादा गिर गया था जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, सीधा गैप डाउन हुआ था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितनी बड़ी इस तरह की कैंडल आपकी बनी है, दिस वन, ठीक है। और अगर हम इसको मंथली चार्ट पे ऊपर देखें, ये देखो, ठीक है, तो यहाँ पर समथिंग इसका स्टॉक का 4,000 से गिरकर 900 रुपये तक आ गया था, ठीक है। इतना बड़ा करेक्शन देख रहे हो, कितनी बड़ी सी कैंडल है, दिस वन, कितनी बड़ी सी कैंडल है, पूरे महीने की कैंडल आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें पिछले 2020 में स्टॉक कितने का था, 140 रुपये के आसपास था, 140 का शेयर 4,000 तक पहुंच गया, कितने साल में, सिर्फ 5 साल में, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ पर आप देखें, ठीक है, इसका प्राइस क्या है, 255 के आसपास है। और अगर 219 की बात करें, 20 में देख लेते हैं, ठीक है, 200 रुपये का स्टॉक कहाँ पर पहुँचा, 2,000% का रिटर्न दिया इसने पिछले सिर्फ 5 सालों में, 5 साल भी नहीं, ये तो 2 साल की बात है, 20 से लेकर 22 तक 2 साल के अंदर 2,000% रिटर्न, 200 का शेयर 4,000 तक पहुंच गया। उसके बाद फिर गिरा भी, ठीक है, 4,000 का स्टॉक ऐसे 1,000 तक पहुंच गया, लेकिन वापस से क्या करा इन्होंने, रिकवरी करी, ठीक है, स्टॉक वापस से 1,000 से बढ़कर वापस 3600 के आसपास समथिंग, 2600 के आसपास, ठीक है। कितना सा टाइम है ये, यहाँ पर आप देख रहे हो, मार्च से लेकर और जून तक, ठीक है, 9 महीने में वापस से 1,000 से 2600 पहुँच गया, ठीक है। और अभी वापस से फिर ये 2,000 के आसपास अभी भी ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि स्टॉक जो है उसके अंदर जब कोई अच्छी न्यूज़ होती है तो उसके अंदर बुलिश कैंडल बनती है, ठीक है, और नेगेटिव न्यूज़ होती है तो उसके अंदर बेरिश कैंडल बनती है, ठीक है। अब जैसे हम देख रहे हैं, लाइक अगर आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो डेली के अंदर आज अगर आप देखो तो स्टिल इसके अंदर ये एक बेरिश मारूबूजू बना है, दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है। ओपन प्राइस इज इक्वल टू हाई प्राइस, देख रहे हैं ऊपर ओपन और हाई सेम है, ऊपर आप देखोगे 2187.80 पैसा एंड 2187.80 पैसा, तो इवन एक पैसे का भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। ओपन इज इक्वल टू हाई, एक सेलिंग प्रेशर आया और जहाँ पर मार्केट ओपन हुई वहाँ से स्टॉक का प्राइस गिरता चला गया और अभी भी अपने लोएस्ट पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब ये इसका डेली टाइम फ्रेम, अगर इसको टाइम फ्रेम में चेंज करें 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये इसका 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है, और ये इसकी आज की फर्स्ट कैंडल है, दिस वन, ठीक है। तो सुबह से ये स्टॉक का प्राइस गिरता आ रहा है और अभी भी मार्केट के अंदर गिर ही रहा है, ठीक है। ये पूरे दिन की इसकी 44 पॉइंट के करीब या सुबह से नीचे, और अभी भी देखो ये भी राइट नाउ जो कैंडल बनी है वो भी रेडी बन रही है, तो अभी भी प्राइस जो और फर्दर नीचे जा रहा है, ठीक है। तो जब स्टॉक के अंदर कोई नेगेटिव न्यूज़ होती है, ठीक है, या कोई सेलिंग प्रेशर होता है तो उस केस के अंदर आपको एक बैरिश मारूबुजू दिखाई देती है। सम टाइम जब पॉजिटिव न्यूज़ होगी तो आपको बुलिश मारूबुजू दिखाई देगी, जब नेगेटिव न्यूज़ होगी तो आपको एक बैरिश मारूबुजू कैंडल दिखाई देगी, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, कहाँ गया दिस वन, ठीक है।
तो मारुबुजू मीन्स ओपन एंड हाई, ओपन एंड लो इक्वल टू सेम बुलिश वाले केस के अंदर, और हाई एंड क्लोजिंग प्राइस सेम रहेंगे, ठीक है। तो मार्केट अपने लोएस्ट पॉइंट के ऊपर होती है, वही जो ओपन प्राइस है वही दिन भर का लोएस्ट प्राइस बनता है, मार्केट उससे नीचे जाती नहीं है, मतलब सेलर है ही नहीं मार्केट के अंदर, बायर्स ही हैं, और बायर्स हाई प्राइस के ऊपर देकर उसको खरीदने के लिए तैयार है। तो 100 रुपये से बढ़कर उसका प्राइस 110 हो जाता है तब भी लोग खरीद रहे हैं, 120 हो गया तब भी खरीद रहे हैं, 130 हो गया तब भी खरीद रहे हैं, 140 हो गया तब भी लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। इवन जब तक मार्केट खुली रहती है तब तक मार्केट का जो भी हाईएस्ट प्राइस है वहाँ तक लोग बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, और मार्केट अपने हाईएस्ट प्राइस के ऊपर आकर बंद हो जाती है। दैट इज़ नोन एज बुलिश मारुबुजू, ठीक है। इसी तरह बेरिश मारुबुजू के अंदर क्या होगा, ओपन और हाई प्राइस सेम रहेंगे, जहाँ पर मार्केट ओपन होती है वही उसी का दिन भर का हाईएस्ट प्राइस बन जाएगा, मतलब मार्केट जहाँ पर ओपन हुई प्राइस ऊपर गया ही नहीं, ठीक है। तो मान लो अगर 100 रुपये के ऊपर स्टॉक का प्राइस ओपन हुआ तो किसी ने 101 रुपये भी नहीं दिया उसके लिए, ऊपर गया ही नहीं, 100 ही उसका हाईएस्ट प्राइस था, ठीक है। अब मान लीजिए आप 100 रुपये के ऊपर एक चीज़ को बेचना चाहते हो, ठीक है, या 100 से ऊपर बेचना चाहते हो, आपके 100 रुपये एक चीज़ खरीदी, आप सोचो ना कम से कम 1 रुपये तो मिलेगी उसका। अब मैं 101 देने को तैयार ही नहीं हूँ, मैं 99 के बिट लगा रहा हूँ कि मैं तो 99 में बेचूंगा, तो आप क्या करोगे इस केस के अंदर, रखे रहोगे, या तो रखे रहो या फिर आपको बेचना पड़ेगा 99 के ऊपर। अब मान लो उसका प्राइस गिर कर और 98 के 95 होता है, उस केस में आप क्या करोगे, आप सोचते अच्छा था 99 पे बेच देते, उसका प्राइस 95 आ गया, अब मैं 90 रुपीज़ देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अब आप क्या करोगे, या तो बेचोगे या फिर रखे रहोगे, तो इस तरह आपका प्राइस की वैल्यू डाउन होती रहेगी, प्राइस बार बार नीचे आया जा रहा है, नीचे आया जा रहा है, नीचे आया जा रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको सेल कर दोगे कि भाई अब तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जा रहा है, 100 रुपये की चीज़ 95 की हो गई, 90 की हो गई, 85 की हो गई, 80 की हो गई, 75 की हो गई, बेचो निकलो भाई, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, जब मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर होता है, ओपन प्राइस इक्वल टू हाई प्राइस, और मार्केट अपने लोएस्ट प्राइस के ऊपर आकर बंद हो जाती है, मतलब दिन भर के अंदर सेलिंग प्रेशर रहता है और मार्केट अपने लोएस्ट पॉइंट पे बंद होती है। जैसे भी जिस पे ओपन होती है, ओपन तो यहाँ हुई ना, जहाँ पे ओपन हुआ ना तो वहीं पे उसके आसपास या सेम देगी तभी तो क्लोज होगा। इस वाले केस के अंदर अलग था, इस वाले केस के अंदर अलग था, ओपन प्राइस और लो प्राइस सेम है, सेम है। हाँ तो ठीक है, हाँ और क्लोजिंग प्राइस और हाई प्राइस सेम है, हाई प्राइस पे बंद हुई ना मार्केट, अच्छा, तभी तो बड़ी सी कैंडल बनेगी। हाई पे तो ये तो बंद हो गई, ठीक है, और जो दूसरी वाली के अंदर क्या था, ओपन और हाई सेम रहेगा, जहाँ पर प्राइस ओपन होता वही उसका हाईएस्ट प्राइस है, मार्केट उससे ऊपर नहीं गई। ठीक है, मान लो 150 रुपये का ऊपर ओपन प्राइस होता है तो 150 ही उसका हाई प्राइस लो है। में ट्रेड कर रही, कुछ भी कर रही, फिर बंद हुई है तो जो ओपन प्राइस है उसी पे बंद हुई है। नहीं, यहाँ पे बंद हुई है लोएस्ट प्राइस पे, ओपन और हाई सेम है, ओपन और हाई सेम है, क्लोज क्लोज तो यहाँ पर हुई ना, ओपन यहाँ पर हुई, क्लोज यहाँ पर क्लोज हुई, प्राइस अलग हो तो गया सेम फिर। काम हो अलग हुआ ना, अलग ये हुआ। यहाँ पर ओपन हुई, क्लोज यहाँ पर हुई, तो नीचे बंद हुई ना, बेरिश है ना तभी तो रेड कलर की है, हाँ। ठीक है, नीचे आकर बंद हुई और अपने लोएस्ट प्राइस के ऊपर, 150 रुपये की चीज़ 100 रुपये के ऊपर आकर बंद हो गई, ठीक है, और 100 रुपये के ऊपर भी कोई खरीदने को तैयार नहीं था, ठीक है, यहीं पे बंद हुई अपने लोएस्ट प्राइस के ऊपर, और 100 रुपये जैसे ही मार्केट का टाइम बंद हुआ तो मार्केट अपने लोएस्ट प्राइस पे बंद हुई, प्राइस के अंदर कोई रिकवरी नहीं है नीचे तक, ऊपर से सेलिंग प्रेशर था, दिन भर मार्केट में लोग सेल करते गए, जैसा कि अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें भी देख रहे हैं और उसमें भी देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की बेरिश मारुबुजू कैंडल बनती है और दूसरे वाले केस के अंदर बुलिश मारुबुजू बनती है। तो बुलिश एंड बेरिश दो अलग अलग तरह की मारुबुजू कैंडल आपकी होती है, ठीक है। इसके अलावा ओपन आई था, इसमें क्लोजर आई है ना, सेम, इसके अंदर ओपन और लो सेम है, ओपन और लो, हाँ जी, ओपन और लो, इसके अंदर ओपन और हाई सेम है, उसके अंदर ओपन और लो सेम है, ये तो डिफरेंस है दोनों के अंदर, ओपन प्राइस और लो प्राइस सेम है, मतलब और प्राइस नीचे जाना ही नहीं चाहता, जहाँ पे ओपन हुआ है उससे नीचे नहीं जा रहा, नहीं गया, नहीं गया और ऊपर ऊपर चला गया, ऊपर गया, और ऊपर ही बंद हुआ, नीचे नहीं आया ना, नीचे भी आया पर ऊपर ही रहा, नीचे आया ही नहीं, बराबर है वो, नीचे नहीं आया, अपने हाई प्राइस पे बंद हुआ ना, अच्छा, प्राइस नीचे नहीं आया पूरे दिन भर में, ठीक है। इस वाले में है रेड वाले के अंदर, ठीक है, यहाँ पर ओपन होती है मार्केट और ऊपर गई नहीं, नीचे आती गई, नीचे आती गई, नीचे आकर यहीं पर बंद हो गई, ऊपर नहीं गई वापस, यहीं पर बंद हो गई नीचे, नीचे लो पे, हाँ जी, ठीक है। तो जो दिन भर का लो प्राइस था वहीं पर मार्केट बंद हो गई, इसका मतलब अभी मार्केट के अंदर और सेलर्स है, हो सकता है अगले दिन और मार्केट गिरे, ठीक है ना। तो अगर मारुबुजू बनने का मतलब है कि मार्केट के अंदर नेगेटिव या
नेगेटिव जोन है या फिर नेगेटिव न्यूज़ है, इस वजह से उसका प्राइस गिरता जा रहा है। ठीक है, अब इसके दो वेरिएंट हो सकते हैं। ठीक है, एक वेरिएंट क्या है जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग मारुबुजू। ओपनिंग मारुबुजू के अंदर क्या होगी, अपर शेडो होगी, लोअर शेडो नहीं होगी। ठीक है, तो सेम चीज़ है, इसके अंदर क्या होता है, ओपन और लो तो सेम रहेगा, मार्केट ऊपर जाएगी और मार्केट बंद होने से पहले एक छोटी सी अपर शेडो बन जाएगी और मार्केट यहाँ पर आकर बंद हो जाएगी। तो मान लो मार्केट यहाँ पर ओपन होती है 100 रुपये के ऊपर, 100 रुपये ही हमारा लो प्राइस था, मार्केट ऊपर जाती है 155 तक जाती है, लेकिन बंद होते होते वो 150 पे बंद हो जाती है, एक छोटी सी अपर शेडो बनेगी, उसको हम बोलते हैं ओपनिंग मारुबुजू। मोमबत्ती होते हैं ना, तो यहाँ पर कैंडल दिख रही है हमें उसकी वीक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग मारुबुजू। ठीक है, तो जैसा होता है ना कि मार्केट में जैसे कुछ लोग होते हैं इंट्राडे में काम कर रहे होते हैं ना, तो इंट्राडे वालों ने कहा अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया तो प्राइस थोड़ा सा नीचे आ गया, हम मान सकते हैं ऐसा। ठीक है, इसी तरह दूसरा वाला जो है दैट इज ओपनिंग मारुबुजू। रेड वाले केस के अंदर कैंडल उसकी नीचे होगी, ग्रीन वाले में ऊपर होगी, इस वाले के अंदर मार्केट नीचे होगी। तो ओपन होगा यहाँ पे प्राइस, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ओपन होगा, वो इसका हाई प्राइस होगा, मार्केट एक लो लगाएगी और बंद होने से पहले थोड़ी सी रिकवरी आ जाएगी, छोटी सी मामूली सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, बहुत छोटी सी। तो बहुत छोटी सी लोअर शेडो रहेगी इसके अंदर। ठीक है, तो है तो लोअर शेडो लेकिन बोली जाएगी ये ओपनिंग मारुबुजू। ग्रीन वाले में लो विक ऊपर होगी और रेड वाले के अंदर ओपनिंग की विक नीचे होगी। ठीक है, इसी तरह दूसरा वाला जो केस है दैट इज दिस वन, क्लोजिंग मारुबुजू। अभी यहाँ पर देख रहे हैं ओपनिंग मारुबुजू के अंदर ऊपर कैंडल है, क्लोजिंग मारुबुजू के अंदर नीचे कैंडल है। ठीक है, अब इस केस के अंदर क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट ओपन होती है और छोटा सा नीचे डिप लगाती है और वापस से फिर सेलिंग प्रेशर आता है तो मार्केट ऊपर चले जाता है। ठीक है, तो मान लो मार्केट 100 रुपये के ऊपर ओपन हुई, 98 का इसने छोटा सा डिप मारा। ठीक है, मान लो कुछ लोगों का स्टॉप लॉस लगा होगा, उस स्टॉप लॉस को उसने हिट करा, सबकी पोजीशन को स्कोर ऑफ किया। ठीक है, लिक्विडिटी वहाँ से ग्रैब करी और वहाँ से मार्केट ऊपर आ जाती है। ठीक है, और फिर अपने हाईएस्ट प्राइस के ऊपर आकर बंद होती है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग मारुबुजू। ठीक है, वो ओपनिंग मारुबुजू है, ये क्लोजिंग मारुबुजू है, इसके अंदर लोअर शेडो छोटी सी रहेगी। सेम वे बेरिश के अंदर क्लोजिंग मारुबुजू कैंडल कहाँ पर होगी, ऊपर होगी। ठीक है, तो मार्केट ओपन होती है, थोड़ा सा हाई लगाती है। ठीक है, तो ओपन होने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाती है, एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, मार्केट के अंदर बहुत एक फास्ट सेलिंग आती है और मार्केट नीचे आकर अपने लोएस्ट प्राइस के ऊपर बंद हो जाती है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया लाइक जब यहाँ पर ओपन होगी तो कुछ लोगों ने क्या कर रखा होगा, स्टॉप लॉस लगा रखा होगा। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, वो क्या करेगा, उनका स्टॉप लॉस हिट करेगा और वापस से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर क्या है, बायर्स की तरफ से कोशिश दिखाई दी प्राइस को ऊपर ले जाने की। ठीक है ना, बायर्स ने कोशिश करी कि प्राइस को थोड़ा ऊपर ले जाए, ऊपर लेके तो गए लेकिन वहाँ से सेलिंग प्रेशर और ज़्यादा आया। ठीक है, तो बायर्स मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पाए, सेलिंग प्रेशर आने की वजह से मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई और नीचे आई और बिल्कुल लोएस्ट प्राइस को ऊपर आकर बंद हो गई। तो सम टाइम आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि मारुबुजू के अंदर अपर या लोअर शेडो हो, उसको हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग मारुबुजू कंसिडर करते हैं। लेकिन मारुबुजू का मतलब ही यही है कि एक बड़ी कैंडल बनी है, मतलब मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी ज़्यादा है, जितनी बड़ी कैंडल होगी वो मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ या वीकनेस दिखाएगी। तो ग्रीन है मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वीकनेस मतलब वीकनेस ज़्यादा। अब देखिए वैसे तो हम मार्केट के अंदर बहुत सारी कैंडल्स पढ़ेंगे, लेकिन जितनी बड़ी कैंडल होगी उतनी ज़्यादा मार्केट में स्ट्रेंथ है। तो मान लो एक ये वाली कैंडल है, इसके अंदर पूरी स्ट्रेंथ है, इस वाले के अंदर स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो गई क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट था ना, यहाँ पर मार्केट अपना हाईएस्ट पे बंद हुई, यहाँ पर हाईएस्ट से थोड़ा नीचे आकर बंद हुई। अब मान लो अगर कुछ ऐसा हो जाए, इसके अंदर शेडो थोड़ी और बड़ी हो गई। ठीक है, तो ये हाई था, क्लोज यहाँ पर हो गई, या ऐसा हो जाए। ठीक है, ठीक है, या ऐसा हो जाए। ठीक है, तो मार्केट यहाँ तक जाती है लेकिन बंद यहाँ पर हो जाती है ऊपर। ठीक है, मान लो यहाँ पर मार्केट ओपन होती है, यहाँ तक हाई लगाती है लेकिन यहाँ पर टिक नहीं पाती है, वापस आती है नीचे, यहाँ पर बंद हो जाती है। तो मार्केट गई तो यहाँ तक लेकिन यहाँ तक टिक नहीं पाई, तो मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। तो जैसे जैसे कैंडल का साइज छोटा होता चला जाता है वैसे वैसे मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ कम मानी जाएगी कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। सेम वे अगर रेड कैंडल है तो बड़ी रेड कैंडल का मतलब है कि मार्केट के अंदर वीकनेस ज़्यादा है, और जैसे ये छोटी होती चली जाएगी तो पता चलेगा कि मार्केट के अंदर वीकनेस कम हो रही है। ठीक है,
तो बड़ी कैंडल मतलब स्ट्रेंथ या वीकनेस, ठीक है। कैंडल का छोटा होना वो दिखाएगा कि स्ट्रेंथ कम हो रही है या वीकनेस कम हो रही है, ठीक है। तो नॉर्मली हमारा ये आपकी मारुबुजू कैंडल्स होती हैं, ठीक है। अब अगर आप मार्केट में जाओ, नॉर्मली मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और ये एनएससी की वेबसाइट है, ठीक है ना। और एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है, इसको फिलहाल हम हटा देते हैं, और मार्केट डेटा के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये मार्केट डेटा होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्लिक करना है टॉप गेनर एंड लूज़र, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर निफ्टी 50 दिखा रहा है, ठीक है। अलग अलग आपके इंडेक्स है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, नेक्स्ट निफ्टी एंड सो ऑन। हमें यहाँ पर देखना है निफ्टी 50 के स्टॉक। उसके बाद ये दिखा रहा है गेनर, इनमें टॉप गेनर कौन कौन से हैं एंड टॉप लूज़र कौन कौन से हैं, ठीक है। तो लूज़र के अंदर वो स्टॉक होंगे जो आज गिरे हैं, ये सारे आज के गिरने वाले हैं। तो निफ्टी 50 मतलब टॉप 50 कंपनियाँ, ऐसी टॉप 50 कंपनी जिनका मार्केट कैपिटलाइज सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, उनको हम टॉप 50 कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट निफ्टी मतलब 50 से 51 से लेकर 100 के बीच ही अगली 50 कंपनियाँ। बैंक निफ्टी के अंदर सारी बैंकिंग की कंपनियाँ, ठीक है। तो फिलहाल हम निफ्टी के देख रहे हैं, निफ्टी के टॉप लूज़र कौन से हैं एंड निफ्टी के टॉप गेनर कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है ये निफ्टी के टॉप गेनर है। उन 50 स्टॉक में से कौन कौन से ऐसे स्टॉक है जो आज के गेनर हैं और कौन कौन से ऐसे स्टॉक है जो आज के लूज़र हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या है, पहले हम गेनर में देखते हैं, फिर हम लूज़र में देखते हैं, ठीक है। तो गेनर के अंदर आपको ऐसा कैंडल, ऐसा चार्ट देखना है, ऐसा स्टॉक सेलेक्ट करना है जिसका ओपन और लो सेम हो, जो भी हमने देखा मार्बूज वाले केस के अंदर, ठीक है। तो अगर इसके अंदर कोई ऐसा स्टॉक है जिसका ओपन और लो सेम हो, ठीक है, जैसे ये रहा टेक महिंद्रा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो 1582 रुपये है एंड 1582। अभी हम फिलहाल देखना है एग्जैक्टली सेम वाला, ताकि हमें परफेक्ट मारुबुजू दिखाई दे, ठीक है। तो टेक महिंद्रा वन ऑफ द स्टॉक है, ओपन प्राइस एंड लो प्राइस सेम है, और 1622 इसका हाई है, और अभी भी 1622 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर एक मारुबुजू कैंडल बनी होगी। अगर ना आधा देखे कोई और है तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है, और कोई नहीं है, फिलहाल एक ही स्टॉक है, ठीक है ना। इसके अलावा ऐसा स्टॉक देखते हैं लूज़र के अंदर जिनका ओपन और हाई सेम हो, ठीक है ना, एग्जैक्टली सेम देखना है, जैसे एल टी। तो 4028 एंड 4028 ओपन और हाई सेम है, ठीक है। सेम है 1485 रुपये और 80 पैसे, यहाँ पर एक छोटी सी शेडो आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है ना। अदरवाइज ओपन और हाई में सेम देखना है एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर तो फिलहाल और कोई नहीं नजर आ रहा मुझे, ठीक है। यहाँ पर भी 80 पैसे का डिफरेंस आ रहा है, 1743 प्लस 80, इसके अंदर आपको वही वाले शेडो वाले मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल ये रहा महिंद्रा एंड महिंद्रा 3717 रुपये एंड 3717 रुपये, एग्जैक्टली सेम है दोनों प्राइस, ठीक है ना। अब हम एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज कौन सा था हमारा, टेक महिंद्रा 1582 एंड 1582, ठीक है ना। अब यहाँ पर आते हैं हम टेक महिंद्रा। तो इसके अंदर चांसेस है, चांस का बनी है, मतलब टेक महिंद्रा में आपका मारुबुजू कैंडल बनी होगी। डेली चार्ट पर अगर हम देखें इसके, तो यू कैन सी ये मारुबुजू कैंडल बनी है। और देखिए यहाँ पर ओपन और लो प्राइस सेम है, 1582 और 1582। यहाँ पर हम देखें 1582 एंड 1582। तो मतलब इसके अंदर आज स्ट्रेंथ थी क्योंकि ओपन और लो प्राइस सेम था। इसका मतलब आज इसके अंदर अगर बाय किया जाता तो स्टॉक के अंदर एक बड़ी मूवमेंट आती। कितनी बड़ी मूवमेंट है ये आप देख सकते हो, ये इसका आज का मूव है, ठीक है। 40-41 पॉइंट की इसमें मूवमेंट है। और अभी क्योंकि मार्केट खुली है, ठीक है ना, तो अभी इसके अंदर अपर शेडो दिख रही है। तो एक्चुअल में या तो मारुबुजू बनेगी या फिर अपर वीक हो सकती है इसके अंदर, ठीक है ना, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। सेम वे दूसरा स्टॉक हमने ऐसा देखना था जो कि जहाँ पर ओपन और हाई सेम हो, ठीक है। तो एल टी देखें 4028 एंड 4028, तो इसका मतलब बैरिश मारुबुजू कैंडल इसके अंदर बनी होगी, ठीक है ना। एल टी लार्सन एंड टोब्रो, तो यहाँ पर हम देखें तो एक बड़ी मारुबुजू कैंडल ये अभी यहाँ पर बन रही है, ठीक है। अब ये इसका लो है तो हो सकता है यहाँ से अभी वापस से आ जाए, लेकिन ओपन और इसका हाई सेम था। तो जहाँ पर ओपन हुई थी वहीं से आप देखते हो मार्केट गिरती चली गई, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको लगा रहा हूँ, दिस इज माई ओपन प्राइस एंड हाई प्राइस। तो जहाँ पर ओपन हुई वहीं से सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट गिरती गई गिरती गई गिरती गई गिरती गई गिरती गई, ये इसने लो लगाया और यहाँ से अभी थोड़ी सी रिकवरी वापस से देखने को मिल रही है। तो वापस थोड़ा ऊपर आ गया है, हो सकता है अगर सेलिंग प्रेशर है तो नीचे बंद हो, अदरवाइज इस तरह की बन सकती है। इसको हम 15 मिनट पर अगर ब्रेक करें तो यू कैन सी इसका 15 मिनट का चार्ट है। तो इंटायर डे ये इसका देख रहे हैं, सुबह से ये गिरती भी आ रही है,
ठीक है। तो 9:15 की पहली कैंडल है, यहाँ से गिर रही है एंड अगेन गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, नीचे 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 नीचे, ठीक है। अब यहाँ से एक इसने लो लगाया है, वापस से ऊपर आई है, थोड़ी सी रिकवर हुई है और अभी भी रेड है। तो जब तक मार्केट पूरी बंद नहीं हो जाती तब तक हम इसको मारूबुजू का ही टाइप है वैसे तो, ठीक है ना। तो या तो ये प्रॉपर मारूबुजू बनेगी या फिर इसके अंदर लोअर शेडो वाली जो है वो बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की जो कैंडल्स होती हैं वो हमारी मारूबुजू होती हैं। मारूबुजू दिखाती है कि मार्केट में एक वीकनेस है, ठीक है। तो आप वीकनेस के लिए मतलब सेल का ट्रेड ले सकते हो, और अगर बुलिश है तो उसका बुलिश का ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। दूसरा जो हमने देखा था वो नीचे कौन सा था, महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M, ठीक है ना। तो M&M के अंदर भी महिंद्रा एंड महिंद्रा, नॉट दिस वन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है। तो इसका भी आप डेली चार्ट देखोगे तो अगेन इसका डेली कैंडल है एंड ओपन एंड हाई इज इक्वल टू सेम। तो आप देख सकते हो 3717 इज द ओपन प्राइस एंड 3717 इज द हाईएस्ट प्राइस। तो मार्केट अपने ऊपरी लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, जहाँ पर मार्केट ओपन हुई ऊपर नहीं गई। अब देखो, आप ट्रेंड वाइज देखो तो मार्केट यहाँ से गिरती भी आ रही है, ठीक है ना। ये से पिछले मंडे का वो है, मंडे की कैंडल, उसके बाद ट्यूसडे, देन वेंसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे, देन पिछला मंडे। तो कल एक ग्रीन कैंडल बनने की कोशिश तो करी, लेकिन आज की जो कैंडल है वो यहाँ पर ओपन होती है और ओपन प्राइस ही आपका हाई प्राइस बनता है, तो वहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है और मार्केट नीचे आकर यहाँ इसने अभी लो लगाया फिलहाल और अभी यहाँ पर ट्रेड कर रही है, ठीक है। अब पता नहीं, हो सकता है ये यहीं पर बंद हो जाए, हो सकता है यहाँ पर बंद हो जाए, वी डोंट नो, ठीक है। लेकिन एक बैरिश मारूबुजू आपको देखने को मिला, ठीक है। अब इसके अंदर शेडो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकती, वो डिपेंड करता है जब तक मार्केट बंद नहीं हो रही, ठीक है। तो उससे पहले आप देखें तो ये बड़ी बड़ी कैंडल्स भी बन रही थी, मार्केट ऊपर भी जा रही थी, तो अब वापस से नीचे भी आएगी, ऑब्वियस बात है। तो मार्केट में करेक्शन तो होगा ना, जब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट बुकिंग हुई, ठीक है, एंड वापस से मार्केट नीचे। देखो, अगर पहले यहाँ से नीचे आई थी, उससे पहले यहाँ से आई, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल था इसका, यहाँ पर गई थी मार्केट, वापस से नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर वापस से नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर वापस नहीं, तो यहाँ पर मार्केट रेंज बाउंड हो गई थी, ठीक है। अब इस बार इसने क्या करा, इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करी, हाँ, लेकिन हम देखें तो ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन एक सेलिंग प्रेशर आएगा, वापस से प्राइस को नीचे ले आए, ठीक है। तो इस तरह रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल वो काम करते हैं। यहाँ पर इसका ये सपोर्ट बना था, एक टेम्प्रेरी सपोर्ट, वापस से मार्केट नीचे आई, इसने इसको ब्रेक करा। अब इससे पिछला सपोर्ट क्या था, वो ये था, तो इसने यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। अब ये सपोर्ट भी अगर टूटेगा तो फिर ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्केट के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे हम देखें रिलायंस का जो चार्ट है, इसके अंदर 1485 है और यहाँ पर 1485 बाई 80, तो 80 पैसे का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो एक अपर शेडो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। क्लास ले रहे हो? क्या चीज़? सर क्लास ले रहे हो? हाँ, उधर भी क्लास चल रही है, ठीक है। पहले हम रिलायंस के देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, इसके अंदर एक छोटी सी शेडो है अपर, ठीक है ना, दिख रही है, छोटी सी, बहुत ही छोटी सी है, ठीक है ना। तो क्लियरली वैसे तो विजिबल हो रही है, तो क्योंकि 80 पैसे की है तो उसके अंदर कुछ ज़्यादा बड़ी विक आपको दिखाई नहीं दे रही, दिख रही है, बहुत छोटी सी विक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मार्केट ओपन होती है, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करती है। अब 80 पैसे में आदमी क्या कमा लेगा, ज़्यादा तो ब्रोकरेज लग जाएगी, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, यहाँ से क्या हुआ, ओपन होती है, थोड़ी सी ऊपर जाती है, सेलिंग प्रेशर आता है, वापस से मार्केट नीचे आती है, और ये पिछले दिन के जो कैंडल थी उससे भी नीचे ले जाकर इसने यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अगेन अगर आप देखो स्टॉक के अंदर तो सेलिंग प्रेशर था, ये भी स्टॉक यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो गिर रहा है, गिरा 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 नीचे। कल 2 दिन इसने कोशिश करी ऊपर जाने की, ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन बनी, वापस से जो इतनी भी गेन था वो सारा नीचे आ गया फिर, ठीक है। तो इस तरह से जो मार्केट जो है वो क्या करती है, कैंडल्स बनाती है, और उन कैंडल्स के बिहाफ के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। करेंगे या नहीं करेंगे वो बाद में डिपेंड करता है, ठीक है। सिर्फ कैंडल अपने आप में काफ़ी नहीं होती, ठीक है। कैंडल्स वन ऑफ द मैट्रिक है। कैंडल के बाद हम चार्ट पैटर्न पढ़ेंगे, चार्ट पैटर्न के बाद हम इंडिकेटर पढ़ेंगे, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, उन सबको कंबाइन करेंगे। लेकिन इसके अंदर आपको क्या दिखाई देता है, प्राइस एक्शन दिखाई देता है। तो सिर्फ प्राइस एक्शन पे काम कुछ लोग कर भी हैं, कुछ लोग नहीं भी करते, डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो मतलब प्रेफरेबल तो ये है कि जब हमारे पास और ऑप्शन अवेलेबल है, आप उन और टूल्स का भी यूज़ करो, सिर्फ कैंडल के व्याप पे काम ना करो, ठीक है। तो
ये होती है हमारी मारुबुजू कैंडल, ठीक है। अब इस तरह की मारुबुजू कैंडल भी आपको मल्टीपल दिखाई दे सकती हैं, जैसे मैंने भी आपको चार्ट के ऊपर दिखाया, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए पर इतने रखते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो आप जो है फिलहाल इन चार्ट के ऊपर जाकर मारुबुजू कैंडल को चेक करने की कोशिश करना, आइडेंटिफाई करना कि मारुबुजू कैंडल बनी, ठीक है। और नेक्स्ट डे, ठीक है, जैसे कल आपकी क्लास नहीं है तो कल आप सुबह जाना और मार्केट के अंदर इसको चेक करना, इसी चीज़ को कि कौन कैसे स्टॉक थे जिनके अंदर ओपन प्राइस और हाई प्राइस सेम था, ठीक है। तो क्या उसके अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला या एंड ऑफ द उसमें मारुबुजू बन रही है या नहीं बन रही। सेम वे ऐसे स्टॉक जिनका ओपन और लो प्राइस सेम हो तो क्या उनके अंदर बुलिश मारुबुजू बनी है या नहीं बनी है, ठीक है। तो ये आपका एक जस्ट लाइक होमवर्क है, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। सेम वे जैसे निफ्टी देखा, हम नेक्स्ट निफ्टी में भी देख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऐसे स्टॉक है जिनका ओपन और लो सेम हो या ओपन और हाई सेम हो, ठीक है। तो आप बाकी स्टॉक को भी देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें तो फिलहाल कोई नहीं है, ठीक है। टॉप लूजर में कोई स्टॉक हो भी सकता है, नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है हो। कौन सा ये, हाँ ठीक है ना। तो 963 पैसे 10 पैसे एग्जैक्टली सेम है, ठीक है ना। तो इस तरह के स्टॉक्स जो हैं, तो अगर आप चाहो, ठीक है ना, वो आपकी मर्ज़ी है, ऐसे स्टॉक के अंदर आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओपन और लो सेम है, इसका मतलब आज ऊपर जाना है, ओपन हाई सेम है, इसका मतलब आज सेल कर सकते हो उसको, ठीक है। तो आप इनको ढूंढिएगा, चेक करिएगा, बाकी फिर